नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र, जिसमें आज का अध्याय है आदिम आर्थिक व्यवस्था। इसे प्रस्तुत करने वाला है श्री मूलचंद खटीक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। यह मेरा परिचय है और मैं श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आदिम अर्थव्यवस्था के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में एक बात आती है जो कि कार्ल मार्क्स ने दी है कि मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है। वह है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन फ्राइड नामक विद्वान ने इसमें एक शब्द और जोड़ दिया है, वह है काम प्रवृत्ति भी इसमें जोड़ी है। लेकिन जब हम आदिम अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय आदि की व्यवस्था भी सम्मिलित होती है। प्रत्येक समाज में आर्थिक संगठन पाए जाते हैं, लेकिन उनमें उत्पादन, उपभोग, वितरण की संस्थाओं, मूल्य एवं तरीकों में भिन्नता पाई जाती है। रेमंड फर्थ का मानना है कि आर्थिक संगठन एक प्रकार की सामाजिक क्रिया है। प्रसिद्ध मानवशास्त्री एम.जे. हर्ट्ज़कोविट्ज़, जिन्होंने मैन एंड हिज कल्चर, मैन एंड हिज वर्क्स जो है मानव और उसके कार्य पुस्तक लिखी, जिसमें कहा कि आर्थिक मानवशास्त्र जो है उसकी एक शाखा के रूप में जो है शुभारंभ किया। कहने का मतलब है सामाजिक मानवशास्त्र तो है ही, लेकिन उसमें भी एक आर्थिक मानवशास्त्र की बात जो है कही है। कार्ल मार्क्स ने जीवन के आवश्यक भौतिक तत्व, मूल्य, रोटी, कपड़ा और मकान को जुटाने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। वह उत्पादन करता है और उत्पादित वस्तुओं का उपभोग भी करता है, परंतु उत्पादन का यह कार्य वह दूसरों के साथ करता है। वह अपने द्वारा उत्पादित वस्तु दूसरों को देता है एवं बदले में दूसरी वस्तु लेता है। यहीं से विनिमय प्रारंभ होता है। इस प्रकार उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण मिलकर मनुष्य के आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। आदिम अर्थव्यवस्था पर कई मानवशास्त्रियों ने अध्ययन किए, जिसमें राल्फ पेंडिंगटन, जिन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक लिखी, डिल्स एंड हाइजर ने भी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी लिखी, बोहनन ने सोशल एंथ्रोपोलॉजी अर्थात सामाजिक मानवशास्त्र लिखी, लूसी मेयर ने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक में, तथा मजुमदार एंड मदान ने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किया। यदि हम आदिम अर्थव्यवस्था की परिभाषा देखें तो राल्फ पेंडिंगटन ने अपने पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है कि आर्थिक प्रणाली लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादन की व्यवस्था, वितरण पर नियंत्रण तथा समुदाय में स्वामित्व के अधिकारों एवं दावों को निर्धारित करती है। यहां पर पेडिंगटन ने आर्थिक प्रणाली की जो बात कही है वो भौतिक आवश्यकताओं से संबंधित है, जिसमें उत्पादन, वितरण, विनिमय आदि पर नियंत्रण की बात कही गई है समुदाय में।
बिल्स एंड हाइजर ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपो केवल एन इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें पेडिगटन ने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, तो बिल्स एंड हाइजर ने केवल एन इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किया। इसमें हाइजर ने लिखा है, आर्थिक संगठन व्यवहारों के प्रतिमान हैं तथा समाज का वह परिणाम स्वरूप संगठन है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग से संबंधित हैं। यानी बिल्स एंड हाइजर ये बता रहे हैं कि आर्थिक जो संगठन है वह व्यवहारों का प्रतिमान है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, जो कि एक समाज का संगठन बनाता है और उसमें वस्तुओं के सेवाओं और उत्पादन और वितरण और उपभोग से संबंधित है। बोहनन ने सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है कि सामाजिक समूहों और मानवों की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए स्रोतों, प्रविधि और कार्य को संगठित करने का जो तरीका है उसे ही हम एक अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। मजुमदार एंड मदान ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है कि जीवन की दिन प्रतिदिन की अधिकाधिक आवश्यकताओं को कम से कम परिश्रम से पूरा करने हेतु मानव संबंधों तथा प्रयत्नों को नियमित एवं संगठित करना ही अर्थव्यवस्था है। यदि हम सारांश रूप में बात करें तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है, उत्पादन करता है और उत्पादित वस्तु का उपभोग करता है और इसके साथ में ही वस्तु विनिमय भी करता है। यही अर्थव्यवस्था है। अब यहां आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता की यदि हम बात करें तो यहां पहली बात आती है तकनीकी ज्ञान और स्तर का निम्न होना। यानी आदिम लोग हैं उनमें तकनीकी ज्ञान और स्तर जो है वो बहुत ही निम्न होता है। इसका कारण यह है कि अनुकूल जलवायु, वनस्पति और प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता होने पर भी साधनों की सीमितता के कारण एवं ज्ञान के अभाव में वे उनका सीमित लाभ भी ही उठा पाते हैं। खुरपी, गेती, कुदाल, तीर, धनुष आदि से ही उत्पादन कर लेते हैं। इन्हें अधिकांश समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये जो है प्रकृति के साथ में जुड़े हुए हैं और प्राकृतिक रूप से इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है और इसी संघर्ष के कारण जो है उन्हें काफी जोखिम भी उठाना पड़ता है। अब जैसे छोटी छोटी चीजें खुरपी, गेती, कुदाल, तीर, धनुष आदि से ही ये उत्पादन करते हैं। इनके पास में आधुनिक संसाधन नहीं है, इनके पास में ज्ञान का अभाव है क्योंकि ये लोग आइसोलेटेड रहते हैं, पृथक्करण में इनका निवास है, आधुनिकता से काफी दूर हैं। दूसरी बात यदि हम कहें तो आदिम लोगों में जो है भविष्य के लिए बचाकर रखने से ये मुक्त हैं। अर्थात अगर ये बचा भी लेते हैं तो वहां दीमक वगैरह है या उनको बचाने की कोई नॉलेज इनके पास में नहीं है, जिसके कारण जो उत्पादन ज्यादा हुआ है वो भी नष्ट हो जाएगा। उत्तरी रोडेशिया की बेम्बा जनजाति फल और अनाज जमा कर लेती है किंतु गर्मी, नमी और दीमक उन्हें नष्ट कर देते हैं। टिकोपिया के लोग मछली साफ करना नहीं जानते थे। एस्किमो लोग सील मछली का मांस खाते हैं, उसकी चर्बी से ईंधन और रोशनी का काम लेते हैं, चमड़े से वस्त्र एवं तंबू बनाते हैं। जैसा कि इसके माध्यम से नजर आ रहा है चित्र के माध्यम से, जो कि ट्रेडिशनल रूप से जो है इनका व्यवहार है, कार्य है। तीसरी बात यदि हम कहें तो इसमें यातायात के साधनों का अभाव देखा जा सकता है क्योंकि आदिम समाज के जो लोग हैं
वो आइसोलेटेड जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहां यातायात के जो साधन है वो आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। यही कारण है कि यातायात के साधनों के अभाव होने के कारण उनके पास में ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, अनाज और वस्तुओं के संग्रह में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है। अतः इनकी आर्थिक क्रियाएं एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। चौथी बात, मुद्रा व बाजार की व्यवस्था का अभाव। आदिम लोगों में आधुनिक समाजों की तरह मुद्रा और बाजार की व्यवस्था नहीं है और न ही बैंक और साख आदि की सुविधाएं हैं। अधिकांशतः वस्तु विनिमय के रूप में ही विनिमय होता है। देखिए, आदिम जनजातियों में जो समुद्री तट इलाके पर रहने वाले लोग हैं और जो मध्य भाग में रह रहे हैं, तो समुद्री तट वाले लोग जो है वहां मछलियों का उत्पादन ज्यादा होता है और मध्य भाग में अनाज का उत्पादन होता है। तो ये दोनों जनजातियां जो है एक ऐसे स्थान पर वस्तु विनिमय करती है, यानी दोनों चीजों का अलग अलग ढेर लगा दिया जाता है, जिसके जो जैसे मछली लाए हैं तो वो अनाज ले जाएगा और जो अनाज देके गया है वो मछली ले जाएगा। इस तरह की जो है वस्तु विनिमय प्रचलन में है। आज भी हमें गांवों में ये देखने को मिलता है वस्तु विनिमय की प्रथा। पांचवी बात करें तो मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति नहीं होती है आदिम समाज के लोगों में, क्योंकि अधिकांशतः है उत्पादन सामूहिक रूप से होता है। वे पारस्परिक दायित्वों एवं सामूहिकता की भावना से बंधे होते हैं। और छठी बात, आर्थिक एवं सामाजिक संबंधों में कोई भेद नहीं होना। देखिए, इसमें आदिम जनजाति के लोगों में जो है आर्थिक और सामाजिक संबंध दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसमें मालिक और नौकर के संबंध नहीं होते हैं। उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाएं त्योहारों तथा उत्सवों से घुली मिली रहती हैं और उत्पादन के दौरान जादुई और धार्मिक क्रियाएं भी की जाती हैं। आदिम लोगों का विश्वास है कि जादुई एवं धार्मिक क्रियाओं से उत्पादन बढ़ता है। ट्रोविएंडा द्वीपवासी मछली मारने व शिकार पर जाने से पहले अनेक धार्मिक व जादुई क्रियाएं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति के लोग नावों पर विशेष प्रकार की जादुई क्रिया करते हैं ताकि वो अन्य नावों को पीछे छोड़ दे और वो आगे चली जाए। आठवीं बात यदि हम कहें तो आदिम लोगों में आविष्कार, नवाचार व परिवर्तन बहुत स्थिरता है, यानी नहीं के बराबर होता है, क्योंकि इनमें समरूपता होने के कारण परिवर्तन नहीं होता है। इक्वलिटी, सभी को थोड़ा बहुत जानकारी है इसलिए वो समरूप हैं, समान हैं। नवाचार इनमें नहीं पाया जाता है। श्रम विभाजन का अभाव, चूंकि आदिम लोगों में विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं और नहीं उन लोगों में विशेषीकरण का भाव पाया जाता है, वहां हर व्यक्ति थोड़ा बहुत सभी तरह का काम जानता है। इस दृष्टि से जनजातीय लोग हरफन मौला अर्थात जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स माने जा सकते हैं, यानी सभी तरह के थोड़ा थोड़ा काम जानते हैं। और 10वीं बात यदि हम कहें तो इसमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार की संपत्ति का अभाव होता है। चूंकि तीर, धनुष, फंदे, कृषि के औजार व्यक्तिगत संपत्ति है, तो कृषि भूमि, चरागाह एवं शिकार का क्षेत्र, नदी, तालाब आदि सामूहिक संपत्ति। यानी तीर, धनुष, फंदे, कृषि के औजार ये व्यक्तिगत संपत्ति है, तो जो सार्वजनिक है वो कृषि भूमि, चरागाह एवं शिकार का क्षेत्र, नदी, तालाब है। अधिकांशतः उत्पादन
सामूहिक रूप से किया जाता है। परिवार ही उत्पादन करने वाली आधारभूत इकाई है। यानी आदिम जनजाति में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में है और उत्पादन का जो जिम्मा है वो परिवार के जो व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, उन पर निर्भर है। और 11वीं बात यदि हम कहें, उपहार का विशेष महत्व। आदिम जनजातियों में जो उपहार होते हैं उसका अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। यह विनिमय का माध्यम है। एक व्यक्ति के पास जब किसी वस्तु की अधिकता होती है तो वह दूसरों को उपहार प्रदान करता है और उपहार लेने वाले का भी यह कर्तव्य है कि वह बदले में कुछ उपहार दे। अतिथि सत्कार का भी आदिम समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। कई जनजातियों में पोटलेज की प्रथा देखी जा सकती है, जिसके अंदर एक व्यक्ति पूरे गांव को आमंत्रित करता है और भोज दिया जाता है और इस भोज के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है, गांव के सभी व्यक्तियों को, और उसके पास में जितनी सामर्थ्य होती है उतने समय तक उनको भोज देता रहता है। लेकिन जब उसके पास में संपत्ति समाप्त हो जाती है तब वह एक कपड़ा लेता है चद्दर का और उसके टुकड़े करते हुए वह सभी को दे देता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तो इसके पश्चात वो दूसरे व्यक्ति जो है भोज देने का कार्यक्रम करते हैं। इस प्रकार गांव के सभी व्यक्तियों का यह दायित्व है कि वो एक बार इस तरह का पोटलेज की परंपरा का निर्वाह करें। केवल भोज ही नहीं अपितु मृत्यु से संबंधित या विवाह से संबंधित सभी प्रकार के भोज पोटलेज देखने को मिलते हैं। 12वीं बिंदु की बात करें, जिसमें बुशमैन जनजाति में शिकार चाहे कोई भी करे परंतु मांस का वितरण एक निश्चित नियम द्वारा ही होता है। मुखिया विवाहित एवं युवकों के अलग हिस्से तय होते हैं। इनमें श्रम के पुरस्कार के बजाय हैसियत के अनुसार उत्पादित वस्तु का विभाजन ही पाया जाता है। इस प्रकार आदिम अर्थव्यवस्था प्रारंभिक एवं सरल है, परंतु वर्तमान में आधुनिकता के संपर्क के कारण उनमें कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। उनमें भी मुद्रा, बैंक, साख, बाजार, दलाल आदि का प्रचलन हो रहा है। गौड़ जनजाति की यदि हम बात करें तो वो आधुनिक समाज के संपर्क में आने के कारण उनमें काफी बदलाव देखने को मिलता है। इसके साथ में कई जनजातियां ऐसी है जिसमें आधुनिक समाज के संपर्क के कारण वैज्ञानिक रूप से भी बदलाव आया है, आर्थिक रूप से भी बदलाव देखने को मिल रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप में भी बदलाव आया है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।